हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ, जो ईबीएस की श्रृंखला चला रही हूँ, यानी कि एनवायरनमेंट साइंस या एनवायरनमेंट स्टडीज़ के जो क्वेश्चन की जो श्रृंखला मैं चला रही हूँ, उसकी आज ये सेकंड वीडियो है। जी हाँ, पहली वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स के थ्रू। और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज़्यादातर एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, स्पेशली यूपी टीईटी में तो 30 क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले ही भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए, जो इनका वनडे एग्ज़ाम होता है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू की फॉर्म में है, यानी कि भले ही मैंने यहाँ पे आंसर दिया है उसका एक, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे डिटेल भी पूरी दे रही हूँ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। पहली वीडियो आपने देखी है, कैसी लगी, तो उसी के क्रम में चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे आज हम कौन सा प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न आ गया पहला, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैंने ये लिया है क्वेश्चन। तो इसका उत्तर है एडवर्ड सुएस ने। ठीक है, एडवर्ड सुएस ने जो है बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, ऐसे करके बायोस्फीयर रिजर्व इंग्लिश में लिखते हैं। ये हम बहुत सारे फ्रेंड जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे हिंदी में कि कैसे क्या है ये, तो ये उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो था वो एडवर्ड सुयस ने किया था जैव मंडल निचय, यानी कि जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं जैव मंडल के, विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय या इसके संयोजन वाले पारिस्थितिकी तंत्र हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कल बताया था मैंने कि भौतिक जो कारक हैं और ये जैविक कारक आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और जुड़ने के बाद जो तंत्र बना लेते हैं उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम 1971 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम था? 1971 वाला, बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो जी हाँ, इसका उत्तर है 1973 में। कब? 1973 में। अब इसकी डिटेल पे आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं हर क्वेश्चन की आपको डिटेल बताऊंगी, तो यहाँ डिटेल देखिए, बहुत मैंने काफ़ी कुछ कोशिश की है देने की। तो बाघ परियोजना दुनिया में अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक है। 1973 में से शुरू किया गया था। बाघ संरक्षण को केवल एक लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के प्रयास के रूप में ही नहीं, बल्कि बड़े परिमाण के जैव प्रजातियों को संरक्षित करने के साधन के रूप में समान महत्व के साथ देखा गया। मतलब ऐसा नहीं कि लुप्त हो रहा है इसलिए बचाया जा रहा है, इनको बहुत जैव प्रजातियां जो और दूसरी हैं उनके संरक्षण के लिए भी इसको बचाने का इसका अपना महत्व है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, इससे संबंधित भी एक अभी प्रश्न है। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों पूरे धैर्य के साथ कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कैसा उद्यान है, सबसे पुराना है या अभी बना है, इस टाइप के क्वेश्चन है। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल का जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में इनमें जो है बाघों का संरक्षण होता है और इन्हें हम बाघ अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो ये आपको बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे याद हो गए, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में लिया था, जिससे कि आपको काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर याद हो जाएं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा है कि दिल्ली चिड़ियाघर को 1982 में, माफ़ कीजिएगा, 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया। इसी को राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो 1982 की बात है ये, और जो दिल्ली का चिड़ियाघर है इसी को कन्वर्ट कर दिया गया राष्ट्रीय जैविक उद्यान के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जो क्वेश्चन अभी मैं कह रही थी आएगा, ये वही क्वेश्चन आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया,
इसका उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है और 1936 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, इसके साथ एक और क्वेश्चन है कि इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदला जा रहा है, क्या नाम रखा जा रहा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बताइएगा आंसर में। तो और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, एक शॉर्ट मेरी जो चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है इसी से संबंधित, इसका जो नया नाम रखा जा रहा है उससे संबंधित, वो आप जाके देख सकते हैं। 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघी की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क इसका सबसे पहला नाम था के रूप में इसे स्थापित किया गया था। इसके बाद इसको बाद में जिम कॉर्बेट नाम दिया गया। ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में रामनगर जो जगह है वहाँ पर स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया था। जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हीं के नाम पे रखा गया जिम कॉर्बेट। ठीक है, बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला ही पहला पार्क था। इसमें सबसे पहली जो थी टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो सबसे पहले इसी पार्क में हुआ था, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, ये सबसे पुराना है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहले इसका क्या नाम था इसको याद रखिएगा, उसके बाद अब इसका क्या नाम रखा जा रहा है ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है कि इसका आपको आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर करते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नेशनल पार्क ऊपर भी आपने अभी मैंने जब डिस्क्रिप्शन दिया था डिटेल में काफ़ी आपके नेशनल पार्क याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे नागरहोल नेशनल पार्क आया था उसमें, जी हाँ, ये है कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है और इसको और नाम से भी जानते हैं, मैं आपको अभी बताऊँगी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य के कोडांगू जिले और मैसूर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि कर्नाटक राज्य के कोडांगू जिले और मैसूर जिले, दोनों जिलों को ये टच करता है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस पार्क को 1999 में भारत का 37वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये बताया टाइगर रिजर्व के उसमें आया था इसका नाम। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है ये भी आप बताइएगा, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं ये सब आपने भूगोल में जिन्होंने पढ़ा है उन्हें काफ़ी नॉलेज होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जब पूरा वो आएगा तो मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आ गया। तो इसको कहते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी आप यहाँ पर क्या कहेंगे? कर्नाटक नागरहोल राष्ट्रीय पार्क के संबंध में ये बात कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? अब याद आ गया आपको, केरल में कौन सा अभ्यारण्य? पेरियार। ये किस लिए फेमस है भाई? तो इसका उत्तर है जंगली हाथियों के लिए। वैसे यहाँ पे और भी जानवर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं केवल हाथी पाए जाते हैं, लेकिन ये जंगली हाथियों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए पूरा इसका डिटेल यहाँ पे आ गया आपके सामने। पूरी डिटेल क्या है इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों जल्दी से। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल में स्थित है, क्योंकि केरल साउथ जो इंडिया का पार्ट है उसमें है एक राज्य। ये राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है, यहाँ पे बाघ भी होते हैं। ये उद्यान सन 1040 से पेरियार नदी के ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, चलिए इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे, अगली वीडियो में आपको कंफर्म कर दूंगी। पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। पेरियार उद्यान को वर्ष 1998 में हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत लाया गया था। तो ये हाथी संरक्षण परियोजना पेरियार में होती है, 1998 से लाया गया। इस नदी या नदी के गहरे जल में हाथी जो अपने तैरने का अभ्यास भी करते हैं क्योंकि नदी किनारे हैं। लेकिन यहाँ पे और भी जानवर पाए जाते हैं, नीलगाय, सांभर, भालू, चीता, तेंदुआ, ये भी जंगली जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हाथी के लिए अगर है तो हाथी हो या चीता के लिए तो चीता हो, यह है कि उनके लिए विशेष तौर से संरक्षण दिया जाता है वहाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायो MAB, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पे दिए है यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना है। ठीक है, यानी कि जो पर्सन है वो और जो एनवायरनमेंट है
है ना। पर्सन और एनवायरनमेंट के बीच में अच्छा संबंध, जिससे एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रहे तो पर्सन सुरक्षित रहे, और पर्सन जो है वो एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखे। इस तरह से आपस में कॉन्टैक्ट, संबंध बनाने के लिए सुधार किया गया है। और इसकी शुरुआत 1971 में हुई दोस्तों। ये पूछा गया ना, इसकी शुरुआत कब हुई यूनेस्को द्वारा। ये MAB याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि MAB क्या है। अगला क्वेश्चन आ गया, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है, कहाँ पर है। विश्व धरोहर तो बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं, तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है। ये हिमालय से हिमाचल, याद रख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में है ये दोस्तों। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये लिखा है GHNP, है ना, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ऐसे करके भी आ सकता है। भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। पार्क 1984 में स्थापित किया गया था और ये 1171 किलोमीटर स्क्वायर लिखा है ना, ये किस क्षेत्र में फैला हुआ है। पार्क के भीतर की ऊंचाई सब दी है और बीच कितना स्पेस है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कई वनस्पतियां हैं, जीव हैं बहुत सारे, 375 से अधिक, ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अगला आ गया नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये है उत्तराखंड में। वैसे भी आप रट लीजिए, नंदा देवी का मंदिर भी नैनीताल में है, उत्तराखंड में है, तो इसका उत्तर उत्तराखंड होगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को टैग दिया गया है, उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी हिमालय पर्वत पे। ये क्वेश्चन भी रट लीजिएगा, कभी TP में आगे तो पूछ लिया जाएगा। समुद्र तल से कितनी अधिक ऊंचाई पर है ये नंदा देवी। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। मतलब ये जो बायोस्फीयर है ना, नंदा देवी बायोस्फीयर, तो इसमें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है एक, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 2 राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल हैं, ये याद रखिएगा। किसमें, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। अब बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान और इन सब में अंतर होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बायोस्फीयर किसे कहते हैं, उसके 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, 3 जोन होते हैं, वो सब उस तरह का, बाहर का कौन सा, फिर ये कौन कौन से जोन होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, काफ़ी बड़ा इलाका होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, जिसमें कि मनुष्य भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, सब होते हैं। अब आगे शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित किस राज्य में है, तो ये जब ठंड की बात है तो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये तो ये कहाँ पर है दोस्तों, कोल्ड डिजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर जो है उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय, ठीक है, पश्चिमी हिमालय में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। बायोस्फीयर आरक्षित स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र हैं जो अपने सतत उपयोग के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। देखा आगे समझ में कि बायोस्फीयर में क्या है, खेती भी होगी, लोग खेती भी करते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, वहाँ पेड़ पौधे भी रहते हैं, सब रहते हैं बायोस्फीयर से। इस चीज़ से याद रखिएगा, बायोस्फीयर का मतलब राष्ट्रीय उद्यान मत समझिए। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, केवल जानवरों का संरक्षण होता है और वहाँ वनस्पति होती है, लेकिन खेती नहीं होती है। ठीक है, अब आ गया भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई। हाथी परियोजना की शुरुआत हुई 1992 में, बाघ परियोजना 1973 में। ठीक है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइए। तो हाथी परियोजना भारत सरकार ने 1992 में शुरू की, हाथियों की सुरक्षा के लिए और उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, है ना। हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए वन मंत्रालय ने 1992 में ये परियोजना शुरू की थी। और जिसका आरंभ कहाँ से किया था, इसको याद रख लीजिएगा, झारखंड की सिंहभूमि जिले से किया था, याद रखिएगा। देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोट्टूर जिले में स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ये प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र है, तो केरल के कोट्टूर जिले में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है, तो ये कच्छ में है। आपको बता दूं मैं, तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में है। कच्छ का रण कहाँ, जहाँ रेत ही रेत है। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि और यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामसर संधि किसे कहते हैं, ये इसका किसके संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इसके और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी। ये आर्द्र भूमि से के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? आर्द्र भूमि जो होती है दोस्तों, जैसे जो कोई क्षेत्र है वहाँ पेड़ पौधे भी होंगे और वो जो भूमि होगी वो दलदली होगी, वहाँ जीवन भर पानी रहता है। ठीक है, दलदली सी भूमि जो होती है जहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता मिलती है, बहुत तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, जो कार्बन को अवशोषित कर लेता है। तो ये सब चीज़ इसके लिए इसे कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के जीवन के लिए, इसलिए इसके संरक्षण के लिए हमें बहुत ज़रूरत है। इसीलिए जो है ये जो ईरान है, ईरान में एक शहर था रामसर, उस शहर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी संधि और समझौते को रामसर समझौता भी कहते हैं, क्योंकि ईरान का जो शहर था रामसर, वहाँ ये समझौता हुआ, इसीलिए इसे रामसर समझौता कहते हैं। रामसर साइट्स भी इसीलिए उनको कहते हैं आर्द्र भूमि, जहाँ जहाँ आर्द्र भूमि है उनको रामसर साइट कहते हैं। इस संधि का उद्देश्य ये था कि संपूर्ण विश्व के सभी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि स्थलों की सुरक्षा करे, और यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। इसीलिए हम 2 फरवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, कौन सा मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे। इन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वेटलैंड डे। वेटलैंड डेट से ही आप समझ जाएंगे ना इंग्लिश में ज़्यादा, यानी कि जो लैंड हर समय दलदला रहे, गीला रहे, ठीक है, जिसमें पानी रहे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखिए, विश्व आर्द्र दिवस हम कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो दोस्तों मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेने से आधे से ज़्यादा याद नहीं रहते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व को फिर से कह रही हूँ, याद रखिएगा किसे कहते हैं। 3 जोन होते हैं इसके, ये सब मैं आपको बताऊँगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू दोस्तों। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, यानी कि तीसरी वीडियो में एनवायरनमेंट साइंस के। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।